एपिसोड की शुरुआत होती है। हम कंपटीशन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स को देखते हैं जो तेंजू का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, लेकिन वो आई ही नहीं थी। दूसरी तरफ फेंग भी तेंजू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। उसका मैनेजर आकर उसे चलने के लिए कहता है क्योंकि कंपटीशन की रिकॉर्डिंग शुरू होने ही वाली थी। सीन एनबे और तेंजू पर शिफ्ट होता है। तेंजू एनबे को ही ब्लेम कर रही थी कि वो सिर्फ उस पर कंट्रोल करना चाहता है और स्टार से 019 सिर्फ उसका वहम है, उसकी इमेजिनेशन है। एनबे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन तेंजू जवाब देती है कि वो उसे नहीं बल्कि उसके गले में जो स्टोन है उसे बचाना चाहता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एनबे उसे तुरंत ही पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो स्टोन उसे प्रोटेक्ट करता है और एनबे को दूर फेंक देता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तेंजू वहाँ से भाग जाती है। एनबे भी उसके पीछे भागता है, लेकिन बाहर ज़ियाओ मिल जाता है। वो उसे ओवरपावर कर उसके सीने में एक वेपन घुसा देता है। वो कहता है कि इससे एनबे मरेगा नहीं, लेकिन वो अगर वहाँ से हिलने की कोशिश की तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इतना कह ज़ियाओ तेंजू के पीछे जाता है। दूसरी तरफ फेंग भी तेंजू को ढूंढने के लिए निकल गया था। तेंजू उसे कॉल लगाती है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि वो लेट हो गई, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो देरी से आ रही है। फेंग उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे उसी जगह पर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे लेने आ रहा था। तेंजू जैसे ही फ़ोन रखती है कि 1 मिनट में वहाँ पर फेंग पहुँच जाता है। वो सरप्राइज हो जाती है कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया, जिस पर वो जवाब देता है कि वो उसे ही लेने के लिए रास्ते में था, इसीलिए। कार में बैठकर वो दोनों जाने लगते हैं। तेंजू के बोलने से पहले ही फेंग को पता होता है कि उसे एनबे नहीं रोका था, जिस पर तेंजू सरप्राइज होकर पूछती है कि उसे कैसे पता। वो जवाब देता है कि उसने गेस किया क्योंकि पहले भी एनबे नहीं चाहता था कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। ऑल्दो फेंग सारे सवालों का जवाब सेटिस्फैक्ट्री दे रहा था, लेकिन अभी उसका बिहेवियर सस्पिशियस था। इनमें टेलीपैथी से तेंजू से कहता है कि जिसके साथ वो है वो फेंग नहीं है, लेकिन वो सुनती नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उसे भी गड़बड़ का एहसास हो जाता है क्योंकि वो कंपटीशन वेन्यू के रास्ते पर नहीं थी। वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं क्योंकि ये वेन्यू का रास्ता नहीं है। फेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और अगले ही मिनट में वो एक खंडर में चेयर से बंधी हुई थी। अब फाइनली ज़ियाओ अपना रियल फेस रिवील करता है उसके सामने और तेंजू को अब यकीन होने लगता है कि जो कुछ भी एनबे ने उसे कहा था वो सब सही था। ज़ियाओ हंसते हुए कहता है कि क्या वो मैजिक देखना चाहेगी। पहले तो वो एनबे का फेस लेता है और फिर फेंग का और फिर उसका और फिर वापस से अपने रियल फेस में आ जाता है। और अब तेंजू को रियलाइज़ हो जाता है कि जहाँ जहाँ एनबे ने गुस्से से काम लिया था वो असली में इसी वजह से हुआ था। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और एनबे उसे शांत होकर उसकी बातें सुनने के लिए कहता है बिना कुछ रिएक्ट किए। वो उसे अपना लाइटर यूज़ करने के लिए कहता है, जो कि स्टूपिड था क्योंकि तेंजू का हाथ पीछे बंधा हुआ था। तेंजू वही करने की कोशिश करती है। वो ज़ियाओ को अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि वो कॉमिक से निकला है, कोई स्टारसी एंड ऑल नाम की कोई प्लेनेट नहीं है, और लाइटर लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती ज़ियाओ समझ जाता है और वो लाइटर लेकर कहता है वो अब तेंजू को मार देगा क्योंकि वो इससे ज़्यादा एनबे का वेट नहीं कर सकता। इसीलिए वो उससे वेपन को जो उसके सीने में लगा था उसे निकालने लगता है और दूसरी तरफ ज़ियाओ अपना वेपन लेकर तेंजू की तरफ बढ़ता है और हम बस तेंजू को आंखें बंद करते हुए देखते हैं। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि फेंग उस जगह पहुंच चुका था जो जगह तेंजू ने उसे बताई थी, वहीं दूसरी तरफ एनबे वहीं फंसा हुआ था। सीन वापस से फेंग पर शिफ्ट होता है। वो तेंजू को कॉल करता है और जब वो फ़ोन उठाती है तो वो कहीं जाने के लिए निकल जाता है। टाइम स्किप हो जाता है। हम देखते हैं कि कंपटीशन खत्म हो चुका था और मैनेजर और मिस्टर वांग दोनों ही मायूस खड़े थे क्योंकि ना तो तेंजू आई थी और ना ही फेंग। दूसरी तरफ तेंजू की आंखें खुलती है। वो पूछती है कि क्या वो स्वर्ग में है या फिर नर्क में। वो चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ ज़ियाओ आ जाता है जो कि उसे सीधा खड़ा कर देता है क्योंकि वो चेयर के साथ गिर गई थी। तेंजू पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। वो जवाब देता है कि वो जो चाहता है वो तेंजू के पास भी नहीं है। और तेंजू को ध्यान आता है कि सुबह जब वो एनबे के पास से भाग रही थी तो वो स्टोन उसके गले में उसी समय से नहीं है। ज़ियाओ उसे एक कहानी सुनाता है कि वो एक ऐसे प्लेनेट से है जहाँ लोगों को बस एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है। जो सबसे स्मार्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और उन्हें अलग अलग प्लेनेट पर भेज दिया जाता है। वो और एनबे दोनों ही वैसे हैं। वो शेप शिफ्टिंग में एक्सपर्ट है और एनबे टाइम को मैनिपुलेट करने में। लेकिन उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। वो फ्रीडम चाहता है, इसीलिए उसने वो स्टोन अपने प्लेनेट पर चुराने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। इसीलिए उसे भागकर अर्थ पर आना पड़ा। वो उन लोगों से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि उसके गले से ये लॉकेट निकल नहीं जाए, और उसे इस काम के लिए उस स्टोन की ज़रूरत है। वो किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन उसे मारना उसकी मजबूरी है क्योंकि ऐसे उसे वो स्टोन नहीं मिलने वाला। इतने में वो स्टोन तेंजू के गले में आ जाता है। ज़ियाओ से पूछता है कि वो कैसे मरना पसंद करेगी। वो उसके हार्ट में स्टैब करे या उसके गले को काट दे या उसे जला दे या फिर उसे डुबा के मार दे।
मरने के इतने सारे ऑप्शन सुनकर तेंजू रोने लगती है और जियाओ उसे मारने ही वाला होता है। वो उसके सीने में एक वेपन लगा देता है कि तभी एक लाइट के फ्लैश के साथ एनबे वहां आ जाता है। इसके बाद वो तेंजू को लेकर अपनी कार में जाता है। तेंजू अभी उसे देखे जा रही थी। वो पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो एलियंस बहुत ही डरावने हैं, वो किसी का भी फेस ले लेता है। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा कि वो वही है। एनबे उसका हाथ अपने दिल पर रखकर उसे यकीन दिलाता है, जिस पर तेंजू जोर जोर से रोने लगती है। एनबे उसे चुप कराता है और अपनी कार के साथ उसे घर भेज देता है और वापस जियाओ के पास जाता है। वो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो इमोशन की बात करने लगता है और उसे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख था कि एनबे ने भी उस पर यकीन कर लिया कि 12 साल पहले उसने स्टोन चुराया था, जो कि उस वक्त उसने नहीं किया था। लेकिन जियाओ वहाँ पर एक गैस का लीवर खोल देता है और अपने हाथ में लाइटर लिए कहता है कि कम से कम उसे आज़ादी मिल जाएगी, और काउंट करने लगता है। उसके लास्ट काउंट पर एनबे जोर से चिल्लाता है कि उसे यकीन है इस बात पर कि जियाओ ने स्टोन नहीं चुराया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जियाओ लाइटर को जला दिया था, जिससे एक जोर का ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ तेंजू अपने घर पहुंच चुकी थी। सीन वापस से जियाओ और एनबे पर शिफ्ट होता है। दोनों जिंदा थे और अब एनबे जियाओ को बाहर लेकर आता है, लेकिन एक और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जियाओ तो आगे चला जाता है लेकिन एनबे वहीं गिर जाता है। अब जियाओ उसे बचाकर ले आता है और उसे कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है और कहता है कि वो ठीक हो जाएगा, वो बस घर पहुंचने ही वाले हैं। घर पहुंचकर एनबे बाथटब के पानी में लेटा होता है और जियाओ उसके रूम में बैठकर वीडियो देखकर हंस रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एनबे उसके गले में एक कॉलर ट्रैकर लगा देता है जो उसे ट्रैक करेगा। तो जियाओ गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद वो एनबे को याद कराता है कि उसे तेंजू से मिलने जाना है और उसे अपना वही ड्रेस पहनना चाहिए जो कि उसने पहले पहन रखा था, वरना वो फिर से शक करेगी। एनबे कुछ सोचता है और फिर जाने लगता है और जियाओ उसे पीछे से कहता है कि वो बाद में उसे थैंक्स कह सकता है। एनबे तैयार होकर जियाओ को कन्फाइनमेंट रूम में बंद कर देता है और फिर तेंजू के पास जाने लगता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो तेंजू उससे सवाल करती है कि उसका पैरेट उसे किस नाम से बुलाता है। एनबे जवाब देता है, बेवकूफ़। तेंजू उसके पास दौड़ते हुए आ जाती है, उसका शर्ट पकड़कर कहती है कि वो बहुत डर गई थी और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद दोनों तेंजू के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ फेंग अब उस वेपन को हाथ में लिए खड़ा था। एनबे वो वेपन पीछे से निकाल लेता है और फेंग रिलैक्स करता है। वो तेंजू से उसकी सेफ्टी के बारे में पूछता है। सब चले जाते हैं और सब ठीक होने पर सब चले जाते हैं। तेंजू अपने रूम में एनबे को थैंक्स और सॉरी दोनों कहती है, उस पर यकीन ना करने के लिए और उसे बचाने के लिए। एनबे उसे उसकी पेंटिंग की फाइल देता है जो उसने बचा ली थी, क्योंकि उसने उस पर बहुत मेहनत करी थी। इसके बाद वो उसकी उंगलियों की चोट को भी ठीक कर देता है। तेंजू उसे एक जैकेट देती है क्योंकि उसने उसका कोट खराब कर दिया था रोते वक्त उसमें नाक पोंछकर। एनबे उस जैकेट को पहनकर बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, क्योंकि वो जैकेट उसके लिए बहुत ही छोटी थी। वो बाहर जाता है जहाँ फेंग अब भी था। पहले तो वो हंसता है क्योंकि एनबे बहुत ज़्यादा उसे फनी लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो सीरियस होकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है। उसके बैठने के बाद फेंग उसे कहता है कि वो जानता है जो कुछ भी एनबे ने किया वो उसके सेफ्टी के लिए किया, लेकिन उन्हें अब कुछ करना होगा, क्योंकि पहले भी इन सब की वजह से तेंजू को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसकी वजह से तेंजू पहले परफॉर्म नहीं कर पाई और अब उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। वो भले ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से तेंजू अपनी सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी को खोती जा रही थी। इसीलिए अगर वो कुछ कर सकता है तो करे। फिर वो हंसते हुए कहता है कि एक एलियन को डांटने में अलग ही मज़ा है। एनबे उसे घूर कर देखता है और उसकी कार से निकलकर चला जाता है। घर पहुंचकर वो कन्फाइनमेंट रूम में जाता है जहां जियाओ पत्थरों से खेल रहा था। वो उसे रूल्स समझाता है कि वो पनिशमेंट में है और वो मज़े कर रहा है। जियाओ कहता है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तेंजू के साथ रहता है तो बहुत इंजॉय करता है। ये सुनकर एनबे हंसने लगता है, लेकिन फिर वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। जियाओ कहता है कि अब तक वो नहीं बदला, वो अभी अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। एनबे उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वो अब उसके घर में रह रहा है, तो उसे घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करना होगा। वो उसे फ्रिज को दिखाते हुए कहता है कि इसमें सब कुछ कैटेगरी के हिसाब से अरेंज रखा हुआ है और ऊपर लिखा है कि वो कितनी कैलोरीज खाता है। और फिर वो अपने पैरट के खाने का भी लिस्ट दिखाता है और सोने चला जाता है। जाने से पहले जियाओ कहता है कि वो 1 मिनट लेट हो गया है, जिससे एनबे इरिटेट हो जाता है। सीन तेंजू पर शिफ्ट होता है, जो अपने बेड पर लेटकर सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ़ है। एनबे ने उसे कितनी बार वार्न किया कि वो स्टार से 019 है, लेकिन उसने नहीं सुना। और इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं पार्क का ब्रिज का कंपटीशन, जहां एनबे ने उसे वार्न किया था। एनबे तेंजू से टेलीपैथी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
एक नॉर्मल अर्थ की लड़की के लिए ये सब डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इन सब बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तेंजू उसे थैंक्स कहती है और स्माइल करते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ घर में सीढ़ियों पर बैठे मजे कर रहा था और खाकर कचरा कर रहा था और कुछ वीडियोस देखकर हंस भी रहा था। इनबे पीछे से आकर पूछता है कि उसे मजा आ रहा है ये सब करने में, और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ। इनबे उसे हाथों से घसीटते हुए वापस कन्फाइनमेंट रूम में छोड़ देता है। जियाओ को लगता है कि ये सब पहले की तरह होगा, लेकिन एनबे फ्लोर का टेम्परेचर बढ़ा देता है और जियाओ किसी बंदर की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है और ये सीन बहुत ही फनी होता है। अगली सुबह एनबे कुछ करता है अपनी वॉच से, जिससे एक पर्पल लाइट सारी दुनिया को कवर करने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चेंज हो रहा है। सीन तेंजू पर शिफ्ट होता है, जो सोकर उठती है और कहती है कि जो बीत गया वो उसे भूलकर आगे बढ़ेगी। इसके बाद वो डांस करने लगती है, लेकिन अपनी पेंटिंग को देखकर थोड़ी उदास होकर चेयर पर बैठ जाती है कि तभी सेंसेन खिड़की पर आ जाती है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि वो अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है, वो लेट हो जाएगी कंपटीशन के लिए। तेंजू कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि कंपटीशन का दिन तो बीत गया था, लेकिन टीवी में कंपटीशन के बारे में न्यूज़ आने लगती है और सेंसेन कहती है कि शायद तेंजू का दिमाग खराब हो गया है ज़्यादा काम करके, और उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिन हुआ था। ये सोचकर वो एनबी पर चिल्लाने लगती है और तभी उसे आवाज़ आती है कि वो यहीं उसके घर के बाहर खड़ा है और हम एनबी का स्माइलिंग फेस देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।